हेलो गाइस, माई सेल्फ अर्शद पिरजादी, आई एम फ्रॉम सीएससी ब्रांच। हेलो गाइस, मैं राहित शेख और मैं भी सीएससी ब्रांच से हूँ। तो कितना परसेंटाइल रहा? मुझे 99.7 99.81 परसेंटाइल। मेरा तो आईआईटी और एनआईटी था। मेरा मेन टारगेट तो वीजेटीआई था। उतना खास नहीं होगा, आईआईटी के लेवल का नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मेरी लोकेलिटी में भी जब लोगों को पता चला सीयूईपी वगैरह, तो एक ऑटोमेटिक एक अपग्रेड हो गया मेरी इमेज के अंदर। जब सिटी में मैं शिफ्ट हुआ तो मेरे पापा ने पहले ही मुझे बोल दिया था कि अपने को एकदम अच्छे मार्क लाने हैं और अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाना है। एक तो आपका थोड़ा तो टाइम वेस्ट होगा पढ़ाई करते हो, तो वैसे दोस्तों के साथ मैं अपना टाइम स्पेंड करता हूं। मैं बस खुद को आज से कुछ 4 गुना ज्यादा इंप्रूव देखना चाहता हूँ, तो उसे सीरियसनेस से पढ़ाई करो, मतलब एंजॉय करो जो आप रीड कर रहे हो। जितने अच्छे कॉलेज में जाओगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा अपने फ्यूचर के लिए। और तो एवरीवन, मेरा नाम आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य सैनी सीयूईपीएन। तो आज हमारे साथ दो फ्रेशर्स है जिसका सीयूईपी सीएस ब्रांच लगा है। तो इनसे आज हम लोग जानेंगे कि इन्होंने कैसे तैयारी किया और कैसे सीयूईपी सीएस में एडमिशन लिया और क्या क्या प्रॉब्लम आई, कैसे इन्होंने प्रिपरेशन किया और थ्रू आउट द जर्नी अपना जर्नी शेयर करेंगे। ये कैसे 2 साल तैयारी किया आप लोगों ने। तो सबसे पहले नाम से जान लेते हैं। हेलो गाइस, माई सेल्फ अर्शद पिरजादी, आई एम फ्रॉम सीएससी ब्रांच। हेलो गाइस, मैं राहित शेख और मैं भी सीएससी ब्रांच से हूँ। पहले जानते हैं कि इन्होंने कितना परसेंटाइल स्कोर किया सीयूईपी सीएस लेने के लिए, क्योंकि इस बार इनटेक बढ़ चुकी तो कट ऑफ भी बहुत हाई गई थी इस बार, जहाँ तक मुझे सुनने में आया है। तो कितना परसेंटाइल रहा? मुझे 99.7 परसेंटाइल सीईटी में। नाइस। तुम्हारा? मुझे 99.81 परसेंटाइल। तो दोनों का गजब स्कोर रहा। और कितना रैंक बना जान सकता हूँ? रैंक मेरा जनरल मेरिट लिस्ट में 861 था। 861 और मेरा 471 था। तो इन्होंने अंडर 1000 रैंक स्कोर करके सीयूईपी सीएस में एडमिशन लिया है। तो अभी जानेंगे कि इन्होंने तैयारी कैसे किया। तो पहले थोड़ा हाईलाइट बता दो, तैयारी कहाँ से किया, कैसे किया। मैं लातूर से आता हूँ और लातूर में एक इकोसिस्टम है, मतलब जेई और नीट का। लातूर में एक इकोसिस्टम है जेई और नीट का, तो वहाँ पे मैं पहले से इंटरेस्टेड था आईआईटी वगैरह के लिए, तो मैं जेई का प्रिपरेशन कर रहा था। वहाँ पे एक लोकल इंस्टीट्यूट था, वहाँ से ही मैंने मेरा 11th-12th कंप्लीट किया और मैंने पहले जेई के लिए प्रिपेयर किया, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद मेरा सीईटी की तरफ थोड़ा प्रेफरेंस बढ़ गया। 11-12 वहाँ पे मतलब नासिक में कोचिंग है, फेमस कोचिंग है खास जेई के लिए और सीईटी के लिए। तो मैंने कोचिंग वहीं से की थी और 11 और पहले मैंने जेई में एडमिशन लिया था, लेकिन फिर वो थोड़ा हार्ड जा रहा था। मैंने बहुत मतलब स्टडी की, लेकिन वो थोड़ा मतलब क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल बहुत हार्ड थी। तो बाद में मैं सीईटी पे शिफ्ट हुआ और पूरा फोकस सीईटी पे ही किया मैंने। तो क्या तुम लोग का पहला गोल ऐसा सीयूईपी था या फिर आईआईटी एनआईटी से थे? मेरा तो आईआईटी और एनआईटी था। मैं 7th स्टैंडर्ड में था तब मैंने पहली बार आईआईटी के बारे में सुना था, और फिर मैंने 10th में कुछ फाउंडेशन कोर्सेज वगैरह किए थे, इसलिए मेरा आईआईटी की तरफ थोड़ा झुकाव था। पहले जब मैंने जेई में एडमिशन लिया तो मैं तो वही सोचता था कि आईआईटी में जाएंगे, ऐसा करेंगे। लेकिन फिर जब बाद में सीईटी में शिफ्ट हो गया तब मेरा मेन टारगेट तो वीजेटीआई था, लेकिन वीजेटीआई के कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई थे तो वो लग नहीं पाया। तो फिर बाद में सीयूईपी लग गया, तो वो भी एक अच्छा ही कॉलेज है, सीयूईपी बेस्ट कॉलेज है। तो एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे कि किसी का वीजेटीआई था, किसी का आईआईटी था, ठीक है। तो क्या जब सीयूईपी में एडमिशन लिया तुम लोग ने, तो क्या एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में कुछ हिट हुआ क्या तुम लोग को? मैं एक्सपेक्ट कुछ और कर रहा था, लेकिन सीयूईपी बहुत अच्छा कॉलेज है। मतलब पहले मैं कुछ ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि नहीं उतना खास नहीं होगा, आईआईटी के लेवल का नहीं होगा, लेकिन जैसे ही एक हफ्ते में मुझे रियलाइज हो गया कि मैं कुछ गलत सोच रहा था। सीयूईपी भी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है पुणे के अंदर, तो इसकी एक अलग ही रेपुटेशन है। मतलब मैं जब पहली बार आ रहा था तो एक ऑटो वाले को मैंने सीयूईपी का नाम बताया, तो वो मेरे से डिस्कशन करने लगा कि उसके बेटी की स्टडी कैसे कैसे करनी चाहिए वगैरह। मतलब केस मेरे साथ भी हुआ था। जब मैं पहली बार आ रहा था ना, तो एक ऑटो वाले ने बोला कि कहाँ जा रहे हो? बोला सीयूईपी जा रहा हूँ, हॉस्टल छोड़ दो। तो उन्होंने बोला मेरा बेटा 11-12 स्टैंडर्ड में है, कैसे तैयारी करे। तो सीयूईपी का नाम सुनते ही पुणे के लोग तो बहुत ज़्यादा ऐसे एक्साइटेड हो जाते हैं कि कैसा है नहीं है। और मेरी लोकेलिटी में भी जब लोगों को पता चला सीयूईपी वगैरह, तो एक ऑटोमेटिक एक अपग्रेड हो गया मेरी इमेज के अंदर। मैं जब सीयूईपी में आया तो मुझे मतलब ऐसा अच्छा ही लगा। कॉलेज तो अच्छा है, लेकिन अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई फ्रेशर्स की, तो अभी तक मैं उतना उसके बारे में बता नहीं सकता क्या पहले क्या सुना था और अब क्या हो रहा। लेकिन कॉलेज तो बढ़िया है, कैंपस बहुत अच्छा है कॉलेज का। ओके, तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंटली जानना चाहूँगा कि आप लोग ने जैसे इतना अच्छा स्कोर किया है, अंडर 1000 अपने लाइक किया, 99 से ऊपर लाया आप लोग, तो बेसिकली बच्चे लोग नहीं कर पाते हैं। आप लोग किए, मैं मानता हूँ, बस सब लोग नहीं कर पाते हैं ना। तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा लैक करते हैं इस चीज़ में। तो कैसे आप लोग ने तैयारी किया कि आप लोग ने इतना अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया कि आपको डायरेक्ट सीयूईपी सीएस के लिए सोचना भी नहीं पड़ा? जिनका ड्रीम होता है, आप डायरेक्ट ड्रीम को मतलब जी रहे हो, ड्रीम कम ट्रू हो गया आप लोग के लिए।
तो जान सकता हूं थोड़ा सा एकदम समरी वे में कि आपने कैसे तैयारी किया दोनों से। तो जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था तो मैंने जैसे बताया कि मैं 10th में ही फाउंडेशन कोर्सेस वगैरह था, तो मुझे थोड़ा बहुत 11th का मैथ आता था और मैं मैथ में ज़रा स्ट्रांग भी था 10th से ही, तो मुझे कुछ उतना डिफिकल्ट नहीं लगा मैथ। और जैसे जैसे मैंने मैथ कंप्लीट किया तो मतलब एक इंटरेस्ट था मेरा मैथ में, तो मैं टफ क्वेश्चन छुड़ाने में इंटरेस्ट लेता था, तो उस इंटरेस्ट की वजह से मुझे उतना डिफिकल्टी नहीं लगी। अगर आप आपका पैशन फॉलो करते हो तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होते जनरली, तो मुझे तो डिस्ट्रैक्शन नहीं हुए, बहुत कम हुए, क्योंकि मुझे मैथ सॉल्व करना पसंद था और मैंने उसके लिए अपना टाइम डेडिकेट कर लिया। तो मैंने जब सीटी में मैं शिफ्ट हुआ तो मेरे पापा ने पहले ही मुझे बोल दिया था कि अपने को एकदम अच्छे मार्क लाने हैं और अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाना है, तो वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे मेरे घर वाले, तो वहाँ से मोटिवेशन मिलता था। और जैसे इसने बताया सेम मेरा भी केस है कि मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने बहुत मतलब इंटरेस्टिंग लगते थे। जब एक बार क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाता ना तो बहुत मतलब सेटिस्फैक्शन मिलता था अंदर से, तो ऐसा ये मोटिवेट करता था कि और क्वेश्चन सॉल्व करें। मतलब आपका ये कहना है कि अगर मैथ अच्छा से कर लोगे तो कहीं कुछ नहीं जा रहा है। हाँ। तो मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे स्कोर भी अच्छा इंक्रीज हो जाता है। स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है मैथ्स ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है तुम्हारे सीटी। हिसाब से? मेरे हिसाब से तो फिजिक्स और केमिस्ट्री स्कोरिंग सब्जेक्ट है कि, और क्योंकि मैथ का कैसा है, स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करना थोड़ा टफ जाता है, क्योंकि मैथ में लेंथी क्वेश्चन होते हैं और फिजिक्स और केमिस्ट्री में कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं और न्यूमेरिकल होते हैं फिजिक्स में, लेकिन वो थोड़े कम बेसिस पे आते हैं, मतलब उनका नॉर्मल मीडियोकर कैलकुलेशन वगैरह होता है, तो आसानी जाती है। एक कोटा में बात होती थी, हम लोग जब कोटा में थे ना, तो एक बात कहावत थी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री स्कोरिंग सब्जेक्ट है और मैथ परसेंटाइल बूस्टिंग सब्जेक्ट है। मैथ जितने अच्छे करोगे परसेंटाइल उतना ज़्यादा ऊपर जाएगा, परसेंटाइल मैथ ही ऊपर ले जाता है। तो क्या ये सच आप लोगों को भी ये लगता है? तो कुछ ऐसे टिप्स दो बच्चों को, क्योंकि आप लोग अब सीनियर बने हो, जो जूनियर देखेंगे, बहुत सारे जूनियर देखेंगे अब से, तो कहीं ना कहीं आप लोग सीनियर उनके लिए, है ना? तो कुछ ऐसा बताओ कि यार वो लोग को इंटरेस्ट जग जाए और वो लोग पढ़ाई को थोड़ा स्ट्रेटेजिकली फॉलो कर पाए। एक आपका एक शेड्यूल जो है, अगर आप कितने भी एक स्पेसिफिक आवर ठहराए होंगे कि इतने हम घंटे पढ़ते हैं, तो वो स्पेसिफिक आवर्स में आपको क्या करना चाहिए कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने का ट्राई करना चाहिए। आपको पहले अगर आप 5 मिनट डिस्ट्रैक्ट होते हो बीच में, तो उसको पहले कम करके 4 मिनट कर दो। एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, मतलब ज़्यादा होता होगा तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके कम करो। और क्योंकि हम क्या ट्राई करते हैं, एक ही दिन में पूरा डिस्ट्रैक्शन कम करने का ट्राई करते हैं, तो वो तो नहीं हो सकता। एक वीक और एक मंथ में कम करने का ट्राई करो। और हम जो स्टडी करते हैं उसको चेंज करो, मतलब हर कोई स्टडी करता है, एक स्पेसिफिक आवर तो हर कोई करता है जेई और नीट के लिए, मतलब एक, तो हमें कुछ अलग करना चाहिए, डिफरेंट। मतलब अब तुम पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें साथ में करनी चाहिए। मतलब अब तुम कोई बुक रीड कर रहे हो जैसे कि एस.सी. वर्मा, तो तुम्हें उसके अंदर के न्यूमेरिकल्स तभी छुड़ा लेने चाहिए रीड करते करते। तुम्हें उसके अंदर कुछ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो रही है तो फिर उसके बारे में एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन तभी लेनी चाहिए। मतलब बच्चे क्या करते हैं, पहले एक बार आधा चैप्टर पढ़ लेते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, पहले उसको सीईटी के लेवल से करते हैं, फिर और जेई के लिए अगले महीने ट्राई करते हैं, जब तक वो भूल जाते हैं। वैसा नहीं करना चाहिए। पहले थ्योरी पढ़ते हैं फिर न्यूमेरिकल्स करते हैं, ये बहुत टाइम लग जाता है। तो थोड़ा तुम भी बता दो कैसे करना चाहिए। मतलब जैसे पढ़ाई कर रहे हैं वैसे साथ में एप्लीकेशन भी सीखना चाहिए। जैसे अगर कुछ थ्योरी पढ़ा रहे टीचर, उसके बाद हमने तुरंत उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहिए। और अगर हार्ड जा रहे तो गिव अप नहीं करना चाहिए, पहले इजी क्वेश्चंस करो, इजी क्वेश्चन करते करते थोड़ी थोड़ी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाओ। एक बार से नहीं, अगर पहले इजी क्वेश्चन करे चलो ये आ गया मैं हार्ड वाला क्वेश्चन करता, ऐसा नहीं करना। धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने की, और फिर उससे मतलब इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और पढ़ाई भी होंगी और डिस्ट्रैक्शन भी कम होंगे उससे। डिस्ट्रैक्शंस का बात आ ही गया तो पहले जानते हैं, अगर इतना अच्छा स्कोर किया तो डिस्ट्रैक्शन को कट करना बहुत जरूरी लाइफ से। तो ऐसे 2 पॉइंट्स बताओ बच्चों को जो देख रहे हैं जूनियर्स, जिनको बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन हो रखी है। हम सबको होती है नो डाउट, लेकिन हम लोग उससे फाइट करते हैं, हम लोग लड़ना सीख जाते हैं। होता है ना कि एक हम लोग को लूपहोल पता चल जाता है कैसे डिस्ट्रैक्शन से लड़ना है। तो वही तुम लोग थोड़ा 2-2 पॉइंट करके बता दो कि कैसे लड़ना है जिससे बच्चे इतना अच्छा स्कोर करे और अगली बार जब जूनियर्स आए तो यार आप लोग को थैंक यू बोले डिस्ट्रैक्शंस कट करने के लिए। एक तो आपका थोड़ा तो टाइम वेस्ट होगा पढ़ाई करते वक्त, तो वो टाइम वेस्ट होने के 2 चीजें हो सकते हैं। एक तो आप ऑनलाइन कर सकते हो, नहीं तो ऑफलाइन। तो मेरा प्रेफरेंस ऑफलाइन की तरफ रहता है। मतलब मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे पास फोन ही नहीं था मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे, तो ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शन होना इम्पॉसिबल, मतलब हो ही नहीं सकता, फोन प्रोवाइड ही नहीं हो रहा, मेरे पेरेंट्स भी नहीं देते थे, तो मोबाइल तो नहीं था, मतलब ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शन तो बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है ऑनलाइन सोशल मीडिया। तो लेकिन हम क्या करते हैं, हम वो गेमिंग पार्लर वगैरह में जाते हैं ना, तो वो भी एक होता है, तो उससे भी ऑटोमेटिक दूर हो जाते हो आप। अगर आपको कोई अपडेट्स वगैरह नहीं मिल रहे ऑनलाइन, तो सर्कल ही नहीं रहेगा तो हाँ। कैसा वो। तो मैंने ऐसे दोस्त बनाए थे ऑफलाइन में
कि जो मेरे ही जैसा सोचते थे, हर एक का कोई ड्रीम था, कोई एक इंस्टीट्यूशन था जहाँ पे वो जाना चाहते थे। तो वैसे दोस्तों के साथ मैं अपना टाइम स्पेंड करता था, मतलब जब भी मुझे बोर होता था, क्योंकि एक दिन में एक टाइम आएगा जब कोई ना कोई चीज आपको डिफिकल्ट लगेगी आपके सिलेबस का। फील करोगे। हाँ, कंफर्म। वही तो तो उस सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कल अगर वो नहीं रहता तो तुम एकदम फ्रस्ट्रेट होकर गिव अप भी कर सकते थे। तो वो सर्कल का फायदा भी क्या होता है, अगर हमें डाउट होगा तो वो डाउट सॉल्व कर देते थे हमारे सीनियर्स वगैरह ने। तो हमारे जो जूनियर्स है वो हमें हमसे डाउट पूछते थे, तो तब हमें अच्छा फील होता था, कॉन्फिडेंट फील होता था उनके सामने रिप्रेजेंट करने में। तो इस वजह से है ना, जब इस तरीके का टाइम वेस्ट होता है तो ये हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। इससे हमें हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है लेकिन वो अच्छे तरीके से वेस्ट हो रहा है, हम थोड़ा सोशली कनेक्ट भी हो रहे हैं जिससे हम डिप्रेस नहीं हो पा रहे। पता है, एक अवध ओझा का लाइन है कि आप पढ़ोगे 6 घंटा लेकिन आपको पढ़ाई के माहौल में 24 घंटा रहना है, तभी निकाल पाओगे आप कोई भी एग्जाम को। डिस्ट्रैक्शन के 2 पॉइंट बताओ जो बच्चे डिस्ट्रैक्शन को कट डाउन कर सकते सबसे पहले तो सोशल मीडिया ऐप्स सारे डिलीट कर दो मोबाइल में से, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो वही है। एक ऐड ऑन करना चाहूंगा मैं, अभी डिस्ट्रैक्शन से बचो। यहाँ पे आके तुम्हें इतने फेस्ट, इतने कल्चर, यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन इतना, तुम 2 साल डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, बाद में तुम लाइफ के 4 साल एंजॉय करोगे जो तुम्हारा लाइफ टाइम मेमोरी बन जाएगी। पता लगेगा दिन में 24 घंटे कम पढ़ रहे हैं, ऐसा है कि इतने क्लब, इतने फेस्ट है, इतने क्लासेस रहेंगे, इतने मतलब दोस्तों के साथ, मतलब समझ रहे हो ना कि सब एक जैसे ही रहेंगे, कि सब 2 साल वेट करके आए हैं तो सब मस्ती पूरा फूटती एक साथ। बता दो दूसरा। और जैसा इसने बोला कि फ्रेंड सर्कल अच्छा रहना चाहिए, ऐसे दोस्त मत बनाओ जो तुमको ऐसा बार बार बाहर लेके जा रहे हैं, चलो आज घूमने जाते हैं, आज इधर पार्टी करते हैं, ये करते हैं, वैसा फ्रेंड सर्कल अवॉइड करना चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ दोस्त लोग मत बनाओ, दोस्त लोग बनाओ, बहुत सारे अलग अलग टाइप के दोस्त लोग बनाओ, लेकिन मेन आप जो आपके जो अच्छे फ्रेंड्स है जो आपको पढ़ाई में हेल्प कर रहे हैं उनके साथ आप लोग फ्रेंड्स रहो और उनके साथ ज़्यादा टाइम बिताओ। इंस्टेड उनके साथ जो आपको बाहर पार्टी वगैरह इधर घूमने लेके जा रहे हैं उनके साथ कम टाइम बिताओ। ये भी एक पॉइंट है। दोस्ती इतना मैटर करता है, किसी समझ पाऊंगा। मेरा भी जो दोस्त है अभी तो एक IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी में और IIT खड़गपुर में, और एक NIT जमशेदपुर में, एक आइजर भोपाल में। मतलब ये सब ग्रुप देख रहे हो कहाँ हम लोग आ चुके। मतलब सर्कल अगर हमारा वीक रहता तो ना मैं COP आ पाता, ना वो लोग IIT NIT जा पाते, ना आइजर भोपाल या नाइजर भुवनेश्वर जा पाता। तो सर्कल से इतना मैटर करता है आप लोग के लिए। ये लोग भी बता रहे हैं इतना अच्छा स्कोर किया, मतलब ये लोग मतलब ऐसे हवे में तो नहीं बता रहे हैं, कुछ तो सोच के बता रहे हैं सर्कल कितना मैटर करता है। अगर सर्कल वैसा नहीं मिल रहा है तो लॉक योर डोर, सिंपली डोर बंद कर लो, अपना रूम में बंद रहो, पढ़ो, और अगर फ्रस्ट्रेटेड फील करे तो फैमिली के साथ टाइम बिता लो, है ना। वो एनफ है। दोस्त जरूरी नहीं होता है, अगर आपको 2 साल वैसे नहीं मिल रहे दोस्त, तो यहाँ आके बहुत सारे ऐसे दोस्त मिल जाएंगे जो आपको बहुत हेल्प करेंगे हर चीज़ों में। तो सेकेंडली आप तो जानते हैं कि किसी को फिजिक्स में बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। मेरे पास मैसेज आती थी, बहुत मैसेज आई फिजिक्स को लेकर, इवन मैथ्स को भी लेकर, ठीक है। तो आपका डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा गया? पहले एक सब्जेक्ट जानना चाहूँ। केमिस्ट्री। तुम्हारा? फिजिक्स। तो चलो केमिस्ट्री फिजिक्स पर डिस्कस करते हैं। आपने केमिस्ट्री को ओवरकम कैसे किया, आपने फिजिक्स को ओवरकम कैसे किया, ठीक है। तो मतलब मेरा केमिस्ट्री में स्पेसिफिक बताऊं तो मुझे जो लर्न करने का जो पार्ट होता था, केमिस्ट्री में कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ती है, एग्जांपल्स वगैरह। आप जैसे कि CET में पॉलीमर्स के एग्जांपल वगैरह, और JEE में कुछ हमें नंबर याद रखने पड़ते थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, वो बैटरी के सेल के। बहुत वो थोड़ा लर्निंग जाता है और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी रहता है। ऐसा नहीं कि आप रट्टाफिकेशन से उसको कर लोगे, पूरी तरह कॉन्सेप्चुअल रहता है बहुत ज्यादा। तो मुझे फिजिकल केमिस्ट्री में तो उतना इशू नहीं आया क्योंकि मेरा फिजिक्स अच्छा था। मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिएक्शन थे वो याद करने में बहुत, तो मैंने एक उसको ओवरकम कैसे किया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं हर दिन 1 घंटा सारे रिएक्शन लिखता था। पहले तो मुझे अभी टोटल मुझे रिएक्शन जितने याद है 300 रिएक्शन थे, 300 NCERT के अंदर। SK सर जो करके थे हमारे, SKM सर हमारे कोटा में पढ़ाते, उसके बुक भी आती है, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज जो तूने बोला ना, रिएक्शन रोज लिख लो। आप पहले दिन लिखोगे रिएक्शन तो आपको 1-1.5 घंटा लगेगी। ऐसे अगर आप 1 वीक के बाद देखोगे आपको 45 मिनट लग रही है, एक मंथ के बाद देखोगे वो 30 मिनट लग रही है, फिर 2 मंथ के बाद देखोगे 15 मिनट में पूरा रिएक्शन लिख दे रहे हो। तो ये हमारा चीज सेम SKM सर ने भी बोला था। तो थैंक्स टू SKM सर जो इस बच्चे ने भी अप्लाई किया अपने लाइफ में। तो दूसरा चीज मतलब उसको और इलैबोरेट करना चाहता हूँ कि पहले तो मुझे 1 हफ्ता तो बहुत तकलीफ हुई। मतलब मेरा बहुत सारा टाइम ऑर्गेनिक में ही चला गया। मतलब 1-2-3 घंटे तो लगते थे बस रिएक्शन लिखने और फिर उन्हें या डबल देखने की
रिकरेक्ट करने, अगर कुछ मिस्टेक वगैरह होगी तो। उसके बाद क्या होने लगा, 1 महीना मैंने ऐसे कंटिन्यू किया। 1 महीने बाद है ना, तो मैं महीने में हर संडे को एक बार लिखने लगा, वीक में एक बार। तो जिससे है ना मेरा और टाइम बचने लगा। मतलब 1 महीना आपको इसको फॉलो करना है, उसके बाद आप वीकली करते जाओ, जिससे आपको ये याद होगी। और फिर इनऑर्गेनिक के लिए मैंने क्या किया, हर दिन एक चैप्टर में रिवाइज करता था इनऑर्गेनिक का, क्योंकि इनऑर्गेनिक डाटाबेस होता है, लेकिन उसमें भी अंडरस्टैंडिंग होती है। अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन थोड़ा डाटा तो आपको याद रखना पड़ता है। तो उसको हर दिन मैं एक इनऑर्गेनिक का चैप्टर रिवाइज करता था। चलिए, तो आपने केमिस्ट्री का देखा, इसने कैसे ओवरकम किया और इतने अच्छे स्कोर लाया। केमिस्ट्री में कितने स्कोर्स थे? केमिस्ट्री में एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे आउट ऑफ 50 कुछ 38 या 39 मार्क थे। परसेंटाइल कितने बने थे? वो परसेंटाइल याद नहीं आ रहा। मतलब टोटल इन्होंने केमिस्ट्री से फाइट करके जीता भी और अच्छे स्कोर भी किया। फिजिक्स का जानते हैं, जो वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है बच्चों के अराउंड, किया फिजिक्स नहीं हो रही है, तो अपने फिजिक्स को ओवरकम कैसे किया और कितना स्कोर किया? मुझे तो फिजिक्स अभी भी टफ लगता है, पहले से टफ लगता था। मैंने मतलब उससे फाइट किया मैंने उसमें। स्कोर किया तभी तो सीयूपी में हो। जो एक ही टाइप के क्वेश्चन में बार बार सॉल्व करता था, ताकि वो मुझे एकदम अच्छे से सॉल्व करना आ जाए। अगर उसके टाइप के कितने भी अलग अलग नंबर चेंज कर दो या कुछ भी चेंज कर दो उस टाइप में क्वेश्चन में, तो मैं वो सॉल्व कर पाऊँ। तो इसकी वजह से मैं जो एक टाइप के क्वेश्चन है ना, वैसे ही 2-3 क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे सॉल्व करता था, तब मुझे वो आगे इतनी प्रॉब्लम नहीं आती थी। और ऑनलाइन भी बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाते थे, अच्छे अच्छे टीचर मिल जाते जो पढ़ाते थे फिजिक्स अलग अलग तरीके से, तो उनके भी वीडियोस देखता था। और क्वेश्चंस भी मतलब मैंने फिजिक्स में बहुत सारे सॉल्व किया था, तो जिससे मुझे मतलब इजी क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। और कॉन्सेप्ट पकड़ के विदाउट कॉन्सेप्ट तो मेरे हिसाब से फिजिक्स नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। वो जो बच्चे रट के थ्योरी पढ़ के फिजिक्स करते हैं, उनसे तो नहीं पॉसिबल। कुछ अच्छे कॉलेज में चले जाते हैं, बट सीयूपी में और या आईटी एनआईटी में नहीं आ पाते हैं। तो खैर, अब कुछ ऐसी चीज़ जानेंगे जो बहुत प्रोफेशनल है, ठीक है। फर्स्ट थिंग कि अपने आप, अगर आप सीयूपी आए हो, सीएस ब्रांच हो, आप 4 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? क्योंकि आपके पास 4 ईयर, आप कैसे अपने आप को सेव करते हो? जहाँ तक थे अभी आप एक सीड थे, अब यहाँ से जो बनोगे, फल बनोगे, फ्लावर बनोगे, जो गिर जाओगे, ये डिसाइडिंग फैक्टर है 4 साल आपका। तो 4 साल में आपको ऐसे क्या चीज़ें, कहाँ आपको अपने आप को देखते हो कि मुझे यहाँ जाना है या ये करना है, ऐसे करना है? कुछ प्लानिंग है इसके ऊपर या फिर अभी स्टार्ट कर रहे हो सब सोचना? थोड़ा बहुत सोचा है। मतलब मैं बस खुद को आज से कुछ 4 गुना ज्यादा इम्प्रूव देखना चाहता हूँ। मतलब आज मैं जो हूँ उससे इम्प्रूव, मतलब इम्प्रूव अभी किस सेक्टर में होऊंगा, क्या होगा, लेकिन हर दिन इम्प्रूव करने का एक फेज मेरे लाइफ के अंदर मैं ऐड करना चाहूंगा। मतलब कि हर दिन इम्प्रूव होना चाहिए मेरे लाइफ में, इस तरीके से मैं डेवलप करना चाहूंगा। मेरा कुछ है एआई रिलेटेड सेक्टर में कुछ जाना। अगर वो आगे जाके सक्सेसफुल होता है नहीं, अभी कुछ बता नहीं सकते, लेकिन एक मेरा पैशन है कि एआई को मैं फॉलो करूंगा आगे। व्हाट अबाउट यू? मैंने तो अभी इतना आगे का सोचा नहीं, लेकिन मेरा मेन है क्या, पहले तो कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना। मेरे को ऐसा सबके सामने बात करते आनी चाहिए। ऐसा बहुत लोगों का रहता है ना कि वो सामने कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाते बहुत लोगों के सामने। तो मेन तो मेरा अपने आप को इम्प्रूव करना है, जैसे इसने बोला, मुझे भी अपने आप को इम्प्रूव करना है पहले, तो फिर उसके बाद आगे आगे देखेंगे आगे 4 साल में क्या करना। ठीक है, अब ज़्यादा लंबा अगर वीडियो को नहीं रखते हैं, कुछ ऐसे जानते हैं जो तुम 1-to-1 फ्रेसिस को या अपने दोस्तों को जो तैयारी करे, जो ड्रॉपर है, जो भी तैयारी फेज में है, ठीक है, तो उनको कुछ ऐसी चीज़ बताना चाहते हो सीयूपी के बारे में, अपने तैयारी के बारे में, कुछ पर्सनल रिलेटेड चीज़ें, तो 1-2 पॉइंट उनको बताओ जिससे उनको मोटिवेशन लगे और लगे यार कि इन भैया की तरह मुझे भी करना और मैं भी निकालूंगा कॉलेज। आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो तो उसे सीरियसनेस से पढ़ाई करो, मतलब इंजॉय करो जो आप रीड कर रहे हो। मैं जब फिजिक्स रीड करता था ना, तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन आता था कि मैं अपने आप को अपग्रेड कर रहा हूँ। एक अगर मैं कोई भी एस.सी. वर्मा का एक पैसेज रीड करता था और उसको खुद ही प्रोसेस करता था या सोचता था उसके बारे में, तो मुझे सेटिस्फेक्शन आता था। उस सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने पूरी एस.सी. वर्मा पढ़ ली, पूरे मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व किए। मतलब आप इंटरेस्ट लो पढ़ाई में। आप बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो पढ़ते बहुत ज्यादा घंटे, लेकिन वो इंटरेस्ट ही नहीं लेते, तो वो उसे समझ नहीं पाते। और आप अगर नहीं समझ पाए, मतलब आप इसे कंसेप्चुअली नहीं समझ पाए, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो कंसेप्चुअली आप आगे बढ़िए। मतलब इनका कहना है पढ़ाई में इंटरेस्ट लो, अगर नहीं इंटरेस्ट आ रहा तो बस पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जस्ट वेस्ट ऑफ मनी है, खत्म हो जाएगा सब, मनी दोनों है। अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो ही पढ़ाई करो, वरना कुछ और अगर तुम्हारा पैशन है, किसी और चीज़ को फॉलो करना चाहते हो, वो कर सकते हो। ऑल दो पढ़ाई कर लो, बाकी आप बहुत चीज़ें पैशन फॉलो कर सकते हो। इट्स लाइक कि मेरे एक देख लो, यूट्यूब का तैयारी कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, तो तुम अपना लास्ट चीज़ बताना चाहो। देखो, जितने अच्छे कॉलेज में जाओगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा अपने फ्यूचर के लिए, और आपके घर वाले भी उतने ही खुश होंगे। आपके फैमिली में आपका नाम रहेगा, सब लोग बोलेंगे हाँ ये वाले कॉलेज में, वो कॉलेज में, ऐसा। तो इसलिए अच्छे पढ़ाई करो
और अच्छे कॉलेज में ही जाने की ट्राई करो। और अगर आपको नहीं इंटरेस्ट है पढ़ाई में तो फिर आप पहले ही घर वालों को बता दो, जैसे इन्होंने बोले वेस्ट मत करो आपके 2 साल, है ना। अगर आपको इंटरेस्ट तो ही पढ़ो और अच्छे कॉलेज में जाने की ट्राई करो। सो इस वीडियो से मैंने बहुत ट्राई किया कि आपको अच्छे मैसेज दे पाऊँ, अच्छे क्वालिटी प्रोवाइड कर पाऊँ कि कैसे इन्होंने तैयारी किया और CUP CS में अभी और अच्छे रैंक के साथ है, कैसे इन्होंने अपना डिस्ट्रैक्शन को कम किया और कैसे सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग किया। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और बस थैंक यू यार आप लोगों को, आप लोग वीडियो में आए और आपने बच्चों को गाइड किया। उसके लिए थैंक यू। नहीं तो मतलब बच्चों को गाइड किया यार, बहुत ज़्यादा हेल्प मिला। अभी तो और भी जूनियर्स आए हैं जो कि थोड़ा हेल्प करेंगे हम लोग को बच्चों के लिए। तो इस वीडियो को यहीं रखते हैं, पार्ट 2 भी शूट करेंगे, अभी शूट कर लेते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। क्रेजी यार, थैंक यू।